हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से इस रिवीजन सेशन में स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में या लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हैलो एल्केन्स को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, यानी प्रिपरेशन मेथड यानी वर्जन की विधियां। अब आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स सीखते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि पिछले टर्म में भी आपको बताया था, यानी लास्ट जो वीडियो बना था उसमें बताया था कि जो हैलो एल्केन्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को मेनली हम तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक था नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा था एलिमिनेशन रिएक्शन यानी विलोपन अभिक्रिया, और तीसरा है धातुसेप क्रिया। ठीक है ना। तो अभी हम पहला डिस्कस करने जा रहे हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। ठीक है, तो अभी इसमें एक वर्ड आ रहा है, ये नाभिक स्नेही क्या होते हैं। तो नाभिक स्नेही, अभी यहाँ इतने सारे रिएजेंट हमने लिख रखे हैं। तो नाभिक स्नेही जो होते हैं वो अटैकिंग रिएजेंट होते हैं, यानी क्रियाकारी अभिकर्मक होते हैं कि जो एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल पर अटैक करते हैं और इसमें से जो ये हैलोजन एटम होता है, चाहे Cl हो, चाहे Br हो, चाहे I हो, उसको प्रतिस्थापित कर देते हैं, मतलब उसको हटा देते हैं और उसके प्लेस पर स्वयं अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है प्रतिस्थापन। तो किसके द्वारा प्रतिस्थापन हो रहा है? नाभिक स्नेही के द्वारा प्रतिस्थापन हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना। अब अभी आपको यहाँ पर हम बताते रहेंगे कौन सा इसमें नाभिक स्नेही है। फिर भी एक जानकारी और दे देते हैं इसके बारे में कि नाभिक स्नेही ऐसे परमाणु या परमाणु समूह होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। और अगर आप बुक में देखेंगे तो न्यूक्लियोफाइल को यानी नाभिक स्नेही को ऐसे दिखाया जाएगा NU लिख करके, और उसके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज होगा या इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। ठीक है ना। तो ऐसे ही परमाणु या परमाणु समूह नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार कर सकते हैं। ठीक है। तो अब इसकी रिएक्शंस को अगर देखा जाए तो यहां पर देखिए हैलो एल्केन्स को हमने RX से दिखा रखा है। ठीक है। RX का मतलब आपको कई बार हम बता चुके हैं। तो जैसे मान लीजिए R के प्लेस पर हम एल्किल ग्रुप ये ले लें CH3CH2, और X के प्लेस पर Cl ले सकते हैं। आपका मन हो Br ले लीजिए, रिएक्शन कराइए, कोई समस्या नहीं। तो अगर इसमें देखा जाए, थोड़ा सा डिटेल हम बता दें, अगर इसमें देखा जाए तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये वाला, और ये इस तरह से हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, और यहां पर है कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड यानी कार्बन और हैलोजन बॉन्ड। ठीक है ना। तो जब भी आप रिएक्शन करने आते हो, आपके सामने रिएक्शंस आती है, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि हाँ कौन सा बॉन्ड हम ब्रेक करें, किसको सब्स्टिट्यूट कर दें, ये सारी समस्याएं आती हैं। तो चलिए उन्हीं को हम डिस्कस करते हैं कि ये सारी समस्या आपको ना आए और आसानी से आप रिएक्शन कर ले जाएं, बहुत ज्यादा रटने की डिपेंडेंसी ना हो आपकी। तो ध्यान रखो बच्चों, किससे रिएक्शन होनी है इस पे थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने सारे केमिकल्स हैं, इतने सारे सब्सटेंसेस हैं, तो सबका आपके सिलेबस में पॉसिबल नहीं है। तो कम से कम इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी कि आप लोग जो है कम से कम एक लिस्ट तैयार कर ली, जैसे मैंने तैयार कर ली है आपको समझाने के लिए। तो यही लिस्ट आपकी भी हो जाए कि इतने रिएजेंट से हमको रिएक्शन कराना है। अब कराना कैसे है और कैसे होगा ये फिर आसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो उसी के लिए देखिए यहाँ पर जब न्यूक्लियोफाइल यानी जब आप एल्किल हैलाइड की रिएक्शन पढ़ेंगे तो इसमें से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मान लीजिएगा कि C और C के बीच का जो बॉन्ड होता है, अगर वो सिग्मा बॉन्ड है तो नॉर्मली नहीं ब्रेक होगा, नहीं टूटेगा। तो आपका ये कंफ्यूजन खत्म हो जाना चाहिए कि कार्बन और कार्बन के बीच का यहाँ बॉन्ड टूटेगा, ये रिमूव हो गया। कार्बन और हाइड्रोजन का भी जनरली एल्किल हैलाइड में आप बॉन्ड ब्रेक नहीं करेंगे, कहाँ करेंगे वो बताएंगे आपको। ठीक ना। तो जब भी इसकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे, यानी इतने रिएजेंट से आप रिएक्शन कराएंगे, तो आपको कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं करना है। तो दो बातें क्लियर हो गई। तो बचा कौन सा? केवल एक बॉन्ड बच रहा है C और Cl के बीच का, यानी कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड। और ये बॉन्ड सबसे ज्यादा यहाँ पर पोलर भी है, ध्रुवीय है,
क्योंकि आपको पता होगा कि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज्यादा होती है। तो ज्यादा होती है तो क्या करेगा, ये साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं अगर आपको आइडिया है सहसंयोजी बंध का, तो इस कार्बन और क्लोरीन के बीच बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिया और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने दिया। इसी इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे इस तरह से ना दिखा करके ऐसे एक लाइन खींच देते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड में अगर एक लाइन खींची है तो आप दो इलेक्ट्रॉन यहां मान के चलेंगे, एक इसका होगा एक इसका होगा साझे का। तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा, और अगर ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा तो इस पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये बॉन्ड आपका ध्रुवीय हो गया। तो न्यूक्लियोफाइल सबसे ज्यादा कहाँ अटैक करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब होता है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो गया है। ठीक है, तो अब जब न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, नाभिक स्नेही नाम होता है ना इसका, तो देखिए ये नेगेटिव है। ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हैं कि इसको अटैक करना है कहां पर, यहां पर। यानी न्यूक्लियोफाइल किसी नेगेटिवली चार्ज्ड या इलेक्ट्रॉन रिच परमाणु या परमाणु समूह को ही प्रतिस्थापित करेगा। तो इन सभी में इलेक्ट्रॉन रिच या नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन है, ब्रोमीन होगा या आयोडीन होगा अगर यहाँ है तो इतना आप क्लियर हो गया कि हेलोजन ही प्रतिस्थापित होगा इसमें। मोनो हेलोएल्केन या हेलोएल्केन के रिएक्शंस में न्यूक्लियोफाइल के द्वारा यानी नाभिक स्नेही के द्वारा हेलोजन को आपको हटाना है और हेलोजन को हटा करके न्यूक्लियोफाइल जोड़ देना है जो भी हो। तो यहां पर ये Cl हट जाएगा, न्यूक्लियोफाइल यहां पर जुड़ जाएगा कुछ इस तरह से। अब इस तरह से यहां पर Nu आ गया न्यूक्लियोफाइल। अब जो भी न्यूक्लियोफाइल हो यहां ऐसे लगा देना है और आपका क्या बाहर निकल गया, Cl माइनस बाहर हो गया। ठीक ना, तो नेगेटिव वाले ने नेगेटिव वाले को सब्स्टिट्यूट किया, प्रतिस्थापित किया, यानी वो न्यूक्लियोफाइल वो भी है लेकिन ये वीक पड़ गया यहाँ पर और इसने इसको रिप्लेस कर दिया। तो एक बात क्लियर हो गई, अब कंफ्यूजन ये खत्म हो जाना चाहिए कि कौन सा बॉन्ड हमको ब्रेक करना है, किसको हटाना है। तो जब भी आप नाभिक स्नेही पढ़ेंगे इसमें आपको हेलोजन को प्रतिस्थापित करना है, किसके द्वारा, किसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। ध्यान रहे वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज ना हो, यानी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ना हो या फिर उस पर धनावेश ना हो। ठीक है ना, तो आप अनुमान लगा लेंगे। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं रिएक्शंस को। तो यहाँ देखिए हमने एल्किल ग्रुप को R से रिप्रेजेंट कर दिया और हेलोजन को X से, इसलिए कि आप यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी एल्किल ग्रुप ले लीजिए, यहाँ ClBrI में से कोई हेलोजन आप यूज कर सकते हैं, बस फ्लोरीन नहीं यूज करिएगा। तो जब इसका रिएक्शन हम कराएंगे NaOH और KOH से, तो इसको यहाँ लिख देते हैं एक्वस। एक्वस का मतलब बच्चों क्या होता है कि NaOH या KOH को पानी में डिसॉल्व कर दिया है, पानी इसमें यानी वाटर ज्यादा है और NaOH या KOH के अमाउंट कम है, तो इसको बोलते हैं एक्वस, यानी तनु NaOH या KOH ऐसे भी कहा जा सकता है। तो इसमें अगर आपको पता है तो NaOH में कौन न्यूक्लियोफाइल की तरह यानी नाभिक स्नेही की तरह काम करेगा, तो ध्यान रखिए इसमें अगर आयनन आपको आता है तो सारी समस्याएं खत्म हैं, समझ गए होंगे। NaOH को वाटर में जैसे डिजॉल्व करेंगे बेस है OH देगा, तो OH आपका आयनाइज हो गया, Na प्लस अलग NOH माइनस अलग। अब आप समझ जा रहे होंगे कि इसमें से न्यूक्लियोफाइल ये है क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक, तो OH ही क्या कर सकता है, इस हेलोजन को यहां से हटा सकता है। ठीक है ना, तो जब इससे रिएक्शन होगी, हमने एक चार्ट के फॉर्म में सब रखा हुआ है, तो अभी आप मान चलिए कि इसकी रिएक्शन इससे हो रही है, फिर इसकी रिएक्शन इससे होगी, इसकी रिएक्शन इससे होगी, ऐसे। तो इसमें से OH या अगर ये रिएजेंट लेते हैं तो इसमें से भी OH क्या करेगा, X को यानी हेलोजन को हटा देगा। तो जब हेलोजन को हटा देगा तो क्या बन जाएगा, ROH, और ROH को हम बोलते हैं एल्कोहल। क्या कहेंगे, एल्कोहल कहेंगे। ठीक है ना, तो अगर एक्वस NaOH या KOH से रिएक्शन कराएंगे तो OH रिप्लेस कर देगा और बन जाएगा एल्कोहल। इसी तरह से वाटर से भी रिएक्शन कराने पर होता है, तो वाटर से रिएक्शन स्लो होती है थोड़ी सी, लेकिन फिर भी अगर वाटर के साथ इसको हीट करेंगे एल्किल हैलाइड को,
तो वाटर में भी ये पार्ट होता है, और जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो OH एज ए नेगेटिव आयन और H एज ए पॉजिटिव। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल तो OH फिर हुआ, तो इसका मतलब वाटर से भी रिएक्शन कराने पर X यानी हेलोजन किससे रिप्लेस हो जाएगा? OH से। तो फिर से एक बार अल्कोहल बनेगा। और इस मेथड को बच्चों आप यूज कर सकते हो अल्कोहल बनाने की विधियों में। जब आगे पढ़ रहे होगे आप लोग, तो अल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड में दोनों मेथड इंक्लूड हो जाएंगे। यानी एक रिएक्शन आपने यहाँ सीखा है तो उसका इस्तेमाल आप दूसरी जगह भी कर सकते हैं। ये भी आप सोचते रहिए, लिंकिंग करते रहिए, जोड़ते रहिए, ठीक है ना। तीसरा रिएक्शन है सोडियम और एल्कोक्साइड, इसको बोलते हैं NaOR को। अगर NaOR में R को हम रिप्लेस कर दें किसी ग्रुप से, जैसे मान लीजिए NaOR डैश हमने लिखा, R डैश मान लीजिए CH3 है, तो अब इसका नाम हो जाएगा सोडियम मेथॉक्साइड। अगर हम लिख दें NaOR डैश के प्लेस पर, यानी एल्किल ग्रुप ये भी है तो एल्किल ग्रुप मेथिल भी होता है, हमने C2H5 लिख दिया, दूसरा एल्किल ग्रुप ले आए। अब इसका नाम हो जाएगा सोडियम एथॉक्साइड। ऐसे सोडियम C3H7 लिख देंगे, सोडियम प्रोपॉक्साइड हो जाएगा। तो आप कोई भी इसमें से यूज कर सकते हो, जहां मैंने R लिखा है वहां कोई भी एल्किल ग्रुप आप यूज कर सकते हो। ये कई बार मैं बता चुका हूं, फिर भी बताता रहता हूं। तो देखिए इसमें रिएक्शन होगी तो क्या होगा, आपको पता है सोडियम मेटल है, ऑक्सीजन से अगर कंबाइन है तो डेफिनेटली जब इसका डिसोसिएशन होगा तो Na पॉजिटिव में होगा और O R ग्रुप जो आपका है, चाहे OCH3 हो चाहे OCH2 हो, ये नेगेटिव होगा। तो ये पूरा OR ग्रुप इस हेलोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा। तो यहां से न्यूक्लियोफाइल आपका OR हो गया, मैंने अंडरलाइन कर दिया इसको। OR ने X को हटा दिया तो क्या बन गया? ROR डैश, और इसको बोलते क्या है? ईथर कहते हैं। इस फार्मूले का अगर कोई भी कंपाउंड बनेगा ROR डैश टाइप का, यहाँ डैश से कोई खास मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ इतना है कि कोई ये जरूरी नहीं है कि जो एल्किल ग्रुप यहाँ पर है वही यहाँ पर हो, इसीलिए यहाँ R डैश लगा दिया गया। डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे आप यहाँ C2H5 ले रहे हैं तो यहाँ भी C2H5 ले सकते हैं, और यहाँ CH3 भी ले सकते हैं, C3H7 भी ले सकते हैं। तो इससे कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ पर और यहाँ पर कोई भी एल्किल ग्रुप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये ईथर बन जाएगा। इसमें बच्चों साइड प्रोडक्ट्स नहीं दिखाए जा रहे हैं और बहुत आवश्यकता भी नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते हो। NaX यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ भी वही चीज हो जाएगा, HX यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर NaX हो जाएगा। इस तरह से साइड प्रोडक्ट इनके बनते रहेंगे। नेक्स्ट आपका है अमोनिया से रिएक्शन, यानी ईथर आपका बन गया। और इस मेथड को एक नाम भी देते हैं, इसको बोलते हैं, ये जो रिएक्शन आपकी है इसको बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। यानी अगर आप एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड से कराएं, सोडियम एल्कोक्साइड से, तो ईथर बनता है, और इस मेथड को नाम दिया जाता है विलियमसन सिंथेसिस। ईथर बनाने की मेथड में आप लोग इसको पढ़ेंगे भी। तो आपने यहाँ पर देखा कि ये जो रिएक्शन है अभी हम किस फॉर्म में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एल्किल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज के रूप में। और इसी रिएक्शन को आप आगे चल करके जब ईथर में पहुंचेंगे तो वहां पर आप कैसे पढ़ेंगे? प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर। रिएक्शन वही रहेगी लेकिन वहां पर बनाने की विधि या विरचन की विधियों में आप पढ़ेंगे। तो रिएक्शन नई तो है नहीं आपके लिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप एक जगह पढ़ेंगे तो उसका इस्तेमाल दूसरी जगह भी होता है। ऐसी बहुत सारी रिएक्शन आपको मिलेंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ईथर की बनाने की मेथड भी हो गई, अच्छी मेथड मानी जाती है विलियमसन सिंथेसिस। नेक्स्ट आता है आपका एल्किल हैलाइड की अगर आप अमोनिया से रिएक्शन करा दें तो क्या होगा, ठीक है ना। तो अमोनिया का थोड़ा सा देख लीजिए। अमोनिया में क्या होता है कि इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज तो नहीं है, लेकिन इसके पास लोन पेयर है, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें से 3 बॉन्डिंग में लग गए और ये 2 बच गए। तो जो बच जाते हैं इलेक्ट्रॉन उनको हम बोलते हैं लोन पेयर या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या, पूरा एक ग्रुप जो अमोनिया है ये पूरा न्यूक्लियोफाइल की तरह। हमने कहा था ना कि न्यूक्लियोफाइल वो भी होते हैं जिन पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता इस पे है।
बॉन्डिंग के बाद जब बच जाए इलेक्ट्रॉन तो समझिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अधिकता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार कर सकता है। तो इसीलिए इस अमोनिया ने भी क्या किया, इस हैलोजन को रिप्लेस कर दिया, ठीक ना। तो जब रिप्लेस कर दिया तो इसका एक हाइड्रोजन और इसका क्या हुआ, X, दोनों मिल करके HX बन गए, NH2, और ये हो गया HX, ठीक ना। यहां पर ये निकलता है, यानी अमोनिया का कुछ इस तरह से देखिए, ये 3 है ना अमोनिया, 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं नाइट्रोजन से, तो जब ये अटैक करता है तो बॉन्ड बनाएगा। थोड़ी सी मैकेनिज्म आपको बता दें, नहीं तो समझ में बात पूरी नहीं आएगी कि हमने तो अटैक कराया NH3 का, सभी में करा रहे थे OR का, तो OR हो गया, तो वैसे NH3 का कराया तो NH3 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ NH3 नहीं NH2 होगा, तो उसका रीजन है एक पार्ट तो निकलेगा ना। देखिए कैसे होता है ये, जैसे मान लीजिए ये है आपका CH3Cl और इस पर हम अमोनिया का अटैक करा दें, तो देखिए ये बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, क्योंकि इस पर नेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा पोलराइजेशन के थ्रू। तो अमोनिया का जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो अटैक करेगा CH3 पर। तो एक बीच की स्थिति अगर हम बनाए तो क्या बनेगी बच्चों, देखिए ध्यान से, NH3 हो गया, मतलब CH3 हो गया, अब NH3 को आप इससे जोड़ दो, NH H और H, और यहां पर जो Cl बॉन्ड हम ब्रेक होता हुआ दिखा रहे हैं, अभी थोड़े समय के लिए इसको हम रोकते हैं कि ब्रेक नहीं होता, मान लो ब्रेक हो रहा है ये Cl, इस तरह से। तो यहां पर कार्बन की भी वैलेंसी कितनी हो चुकी है, 5 हो गई। तो चलिए मान लेते हैं कि आपका ये Cl वाला बॉन्ड ब्रेक होके निकल गया Cl, ठीक है ना, तो Cl निकल गया, तो इसकी वैलेंसी तो ठीक हो गई, Cl माइनस के फॉर्म में निकल गया। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 यहां पर हो गई है, तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दे करके बॉन्ड बनाया है, ठीक है ना। जब भी कोई बॉन्ड बनाए इलेक्ट्रॉन पेयर दे करके, तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का आना मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू काफी बढ़ जाना। तो जब इसकी बढ़ गई तो अपना कोई एक बॉन्ड ये ब्रेक करेगा अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, और चूंकि पॉजिटिव चार्ज बहुत स्टेबल नहीं होते हैं, तो यहाँ पर इन तीनों में से कोई एक हाइड्रोजन बॉन्ड आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो सपोज करिए ये वाला बॉन्ड मैंने ब्रेक कर दिया, और इस ब्रेकिंग को हेल्प कराने में ये भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, काफी महत्वपूर्ण रहता है Cl माइनस भी। तो अब ये जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पर इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो समाप्त हो जाएगा, मतलब इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, ठीक ना। ये पॉजिटिव चार्ज इसका फिनिश हो गया, समाप्त हो गया, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, और जो हाइड्रोजन है वो H+ के फॉर्म में जाके इससे कंबाइन कर जाएगा, तो बन जाएगा आपका HCl। यही मैंने कहा था कि अब आपके पास NHH यानी NH2 रह गया, और प्लस क्या बन गया, HCl, ठीक है। तो ये स्थिति होती है, बहुत ज्यादा डिटेल में पॉसिबल यहाँ नहीं है, आगे भी बढ़ना है तेजी से। तो ये हो गया NH2HCl। अब यहाँ से HCl को हम हटाते हैं, आप मान लीजिएगा HCl निकला था या HX निकला था, यहाँ पर HX आपका बाहर हो गया। ये रिएक्शन एक चेन रिएक्शन हो जाती है बेटा, ठीक है ना। जैसे ANH2 बना, अब जो RNH2 यानी एमीन इसको बोलते हैं, इसके ऊपर फिर से नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो ये क्या करता है कि एक मॉलिक्यूल तो ये हो गया, इसी जैसा जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा हाइड्रोजन, मतलब दूसरा मॉलिक्यूल होगा मोनोहेलो एल्केन का, उस पर फिर से रिएक्शन हो जाएगी, और जब रिएक्शन हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, फिर से यहां से आप मान लीजिए कि इसका H और इसका X निकल गया, इसी ने अटैक किया ना, तो इसका H और इसका X निकल गया। अब क्या बन जाएगा, R NH और R बन जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके पास लोन पेयर अभी बचा हुआ है, अब ये तीसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, और तीसरे मॉलिक्यूल RH से रिएक्ट करेगा, ये तीसरा मॉलिक्यूल हो गया। तो अभी एक हाइड्रोजन ये बचा, ये भी निकल जाएगा, तो HX फिर निकल जाएगा और बन जाएगा ये टर्सरी इमीन, R N R और R, ये टर्सरी इमीन बोला जाता है। अभी और आगे चांसेस हैं सॉल्ट बनाने के, लेकिन आप इतना ही करिएगा। तो इस तरह से जो मोनोहेलो एल्केन की अमोनिया से रिएक्शन है वो एक टाइप की चेन रिएक्शन हो जाती है, और इस रिएक्शन को भी एक नाम दिया जाता है
हाफ मैन अमोनोलिसिस या हाफ मैन डिग्रेडेशन, ठीक ना। तो इस नेमिंग रिएक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपको जब एमीन पढ़ेंगे तो फिर से आपको ये पढ़ना पड़ेगा विर्चन की मेथड में, ठीक है ना, विर्चन की विधियों में। तो ये एक रिएक्शन हो गई अमोनिया से। तो अमोनिया से पहला तो ये बना प्राथमिक एमीन, फिर उस प्राथमिक एमीन ने एल्किल हैलाइड के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट किया तो बना यह सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन ने फिर से रिएक्ट किया तीसरे मॉलिक्यूल से तो बन गया टर्सरी एमीन। तो ये रिएक्शन हो गई इसकी। अब आते हैं इसमें केसीएन की, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो केसीएन से जब आप रिएक्शन कराएंगे तो आपको पता है केसीएन एक आयनिक कंपाउंड है, इसमें सीएन पर नेगेटिव चार्ज होगा, के पर पॉजिटिव। तो न्यूक्लियोफाइल यही है इसमें सीएन, यानी ये रिएक्ट करेगा, यही रिप्लेस करेगा हैलोजन को। तो सीएन ने हैलोजन को रिप्लेस कर दिया, क्या बन गया आरसीएन, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही आप एजीसीएन की बात करते हैं, सेम देखिए, सेम ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ये सीएन ग्रुप, ये भी सीएन ग्रुप। तो जैसे ही एजीसीएन से अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर एनसी उलट गया सब मामला, मतलब एन ने अटैक कर दिया है। तो यहां साइनाइड बन रहा है या आइसोसाइनाइड बन रहा है। अगर यहां नाइट्राइल आप कहेंगे तो यहां आइसोनाइट्राइल कहेंगे। तो ये क्यों हो जाता है, इसी को समझना है। इसी तरह से और भी चीजें हैं, यहां पर देख लीजिए, तब आपको एक्सप्लेन करेंगे भी। अगर हम पोटेशियम नाइट्रेट से, सॉरी पोटेशियम नाइट्राइड से रिएक्शन कराते हैं तो यहां जो बॉन्डिंग होती है, यानी ये NO2 ग्रुप ऑक्सीजन के साथ इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, मतलब RONO बनेगा। यहां पर देखिए एल्किल ग्रुप से ऑक्सीजन बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही AgNO2 लेते हैं तो फिर यहां मामला उलट गया, जैसे यहां उल्टा था वैसे यहां भी। तो AgNO2 के साथ रिएक्शन कराने पर R के साथ कौन बॉन्ड बना रहा है, N बना रहा है। तो इसको नाइट्रो एल्केन बोलेंगे और इसको एल्किल नाइट्राइट बोलेंगे, इस तरह से नाम देते हैं। तो ये सारे फेनोमेना क्यों होते हैं इस तरह से, ये समझना है। तो अभी इसको बताते हैं, पहले ये दो रिएक्शन और डिस्कस कर लें। यहां पर है सिल्वर साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका सिल्वर साल्ट ले रखा है। अगर इससे हम रिएक्शन करा दें तो इसमें Ag मेटल है, तो मेटल है तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव होगा, वो न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता। तो जो न्यूक्लियोफाइल इसमें है वो ये है RCOO। तो यही आपका X को हटा देगा, और X को हटाने के बाद देखिए X के प्लेस पर ये जुड़ गया एल्किल ग्रुप। ये देखिए R है, यहाँ पर R है, R के साथ कौन बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन। यहां से जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है ऑक्सीजन नेगेटिव, Ag पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाले ने रिप्लेस कर दिया हैलोजन को, तो ये कंपाउंड बन गया। और ये है आपका रिडक्शन। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से अगर आप रिएक्शन कराते हैं इसका, तो इसको बोलते हैं अपचयन। और इसमें हाइड्राइड आयन मतलब H- आयन ये रिप्लेस करता है हैलोजन को। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, हाइड्राइड आयन। तो इस तरह से हाइड्राइड आयन अगर रिप्लेस करेगा, ये आपको एल्केन में पढ़ाया भी था। तो हाइड्राइड आयन इसको रिप्लेस कर दिया X को, तो बन गया RH। RH को हम बोलते हैं एल्केन, क्या कहते हैं, एल्केन। तो इस तरह से ये इसकी 10 रिएक्शन लिखी हैं सब्स्टिट्यूशन की। अब इसमें हम बात करते हैं जो यहाँ पर ये चेंजेस होते थे प्रोडक्ट में, क्यों हो जा रहे हैं, तो उसका रीजन समझिए। केसीएन, पहले इसका समझाते हैं केसीएन और एजीसीएन का। तो केसीएन आपका आयनिक कंपाउंड है, और के और सीएन के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है। मतलब इस तरह का हम कोई बॉन्ड नहीं दिखाएंगे, बल्कि कैसा होता है इसमें इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड होता है। मतलब पोटेशियम ने एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया और इसने इसके साथ बॉन्डिंग कर ली। जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, तो इसी फॉर्म में रहता है। जैसे हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो इसमें रिएक्शन कराते हैं तो इसमें कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जनरेट होने की, यानी उत्पन्न होने की कोई आवश्यकता तो है नहीं, पहले से है। पहले से के पॉजिटिव है, सीएन नेगेटिव है, तुरंत सीएन का जो कार्बन है वो अटैक कर देगा। तो जब अटैक कर देगा इस पर, तो X को रिप्लेस कर देगा और C यहां जुड़ जाएगा, तो इसीलिए बनता है CN बॉन्ड। ओके, अब जब AgCN में आता है तो AgCN में क्या होता है कि AgCN का जो स्ट्रक्चर है वो Ag और कुछ इस तरह से ये, ठीक ना, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, इस तरह का है, यानी Ag यानी मेटल और कार्बन के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है।
अब कोवेलेंट बॉन्ड जो है जब तक ये ब्रेक होगा और ब्रेक होके टूट करके Ag प्लस और Cn माइनस जनरेट करे, तब तक जो नाइट्रोजन पर ये लोन पेयर है ये अटैक कर जाता है, ठीक है ना। अटैक कर जाएगा कहां पर, इस कार्बन पर। जैसे मान लीजिए यहां पर हम रिएक्शन एक अलग से दिखा देते हैं, CH3 CH2 और Cl ले लेते हैं, X के प्लेस पर Cl। तो ये जो नाइट्रोजन है ये जब तक ये बॉन्ड ब्रेक होगा तब तक ये नाइट्रोजन इस कार्बन पर अटैक कर जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो इसलिए N से ये जुड़ जाएगा, तो NC बन गया। बाद में ये बॉन्ड ब्रेक होगा, Ag अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, AgCl अलग। तो रीजन यही है कि यहाँ पर मेटल साइनाइड ग्रुप से कोवैलेंटली बॉन्डेड है और यहाँ पर आयनिक बॉन्ड होने के कारण सीधे कार्बन अटैक करता है और यहाँ पर नाइट्रोजन पहले अटैक कर जाता है, इसलिए यहाँ NC हो जाता है। सेम फेनोमेना यहाँ भी होगा। KNO2 में अगर आप देखो K प्लस और NO2 इस तरह से होता है, ठीक ना, यहाँ पर। तो अगर इसको देखा जाए तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इस तरह से ये चलते रहते हैं। तो यहाँ पर K पॉजिटिव है, N इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है ऑक्सीजन को, मतलब बॉन्डिंग जो उसकी होती है वो आप ऐसे समझो कि इस तरह से होती है, K प्लस O N बॉन्ड O, इस तरह से होती है, पहले वाला नहीं, इस तरह से आप करिएगा। तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक ना। अब जब इस मॉलिक्यूल को आप लेते हैं तो यहाँ पर आयनाइज होने की कोई जरूरत तो है नहीं, सीधे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये अटैक कर जाएगा तो किससे जुड़ जाएगा, R से, और X को रिप्लेस कर देगा। यानी ऑक्सीजन जो है नेगेटिवली चार्ज जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पर अटैक करेगा, X को हटाएगा, खुद बॉन्ड बना लेगा। तो देखिए जब आप KNO2 से रिएक्शन कराएंगे तो R के साथ O का बॉन्ड बन जाएगा, मतलब यहाँ पर से K हट गया, यहाँ पर कौन आ गया, R आ गया, तो इसके साथ बॉन्डिंग हो जाएगी। तो यहाँ एल्किल नाइट्राइड बन जाएगा। और चूंकि Ag अगर है तो Ag ने क्या कर रखा है, Ag ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रखा है। तो बॉन्ड बना रखा है तो इसमें जो लोन पेयर होता है इसके पास भी है, इसके पास भी, लेकिन नाइट्रोजन का इजिली डोनेट हो जाता है, साइज बड़ा है इसका। तो नाइट्रोजन ने जब ये कंडीशन आप लेते हैं, यानी AgNO2 से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर जो Ag और O के बीच का कोवेलेंट बॉन्डिंग है इसको ब्रेक होने में समय लगेगा, तब तक इस नाइट्रोजन है ये नाइट्रोजन अटैक कर जाएगा। तो जब नाइट्रोजन अटैक करेगा तो RNO2 बन जाएगा, एल्किल नाइट्राइड। तो इस तरह से ये आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और जो यहाँ पर चेंजेस होते थे KCN AgCN के साथ वो आपको समझा दिया, तो इसकी आप लोग प्रैक्टिस करें। उसके बाद आपका होगा मेटल के साथ रिएक्शन। ओके, तो अब पढ़ते हैं बच्चों धातु से अभिक्रिया, ठीक ना। मेटल से इसकी कैसे रिएक्शन होगी, एल्किल हैलाइड की या हेलो एल्केन की। तो ये देखिए हमने कुछ रिएक्शंस लिखी हैं और मेनली यही दो रिएक्शंस आपके सिलेबस में भी हैं। मैग्नीशियम से रिएक्शन जो मेटल है और दूसरा है सोडियम से रिएक्शन। तो मैग्नीशियम से रिएक्शन में क्या होगा, ये एल्किल हैलाइड हो गया, और जब मैग्नीशियम को इसके साथ मिक्स करोगे ड्राई ईथर में, उसी में दोनों डिसॉल्व हो जाते हैं, और जब ड्राई ईथर में इसको रिएक्ट करते हैं तो R और X के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और Mg इनके बीच में आ जाएगा, तो बन जाएगा RMgX, ठीक ना। इसको हम एक नाम भी देते हैं कार्ब धात्विक यौगिक। क्या नाम देंगे इसको, कार्ब धात्विक यौगिक। इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ओके, तो यहां पर मैंने एक एग्जांपल नीचे दे रखा है। जैसे मान लीजिए R एल्किल ग्रुप होता है, बहुत बार बता चुके आपको, और एल्किल ग्रुप के प्लेस पर हमने यहाँ पर कौन सा एल्किल ग्रुप सेलेक्ट किया है, एथिल ग्रुप, ठीक ना। तो एथिल, और यहाँ हेलोजन के प्लेस पर हमने कर दिया है Br। तो हेलोजन में आपको बहुत बार मैंने बता रखा है इसमें कि आप हेलोजन कौन सा समझेंगे, Cl, Br और I के बारे में ही आपको यहाँ सोचना है। तो यहाँ पर मैंने ब्रोमीन ले रखा है और उसका मैग्नीशियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराएंगे शुष्क ईथर में, इन दोनों को शुष्क ईथर में डाल दिया था और हीट किया जाता है, तो ये दोनों रिएक्ट करते हैं। तो ये कार्बन है, ये ब्रोमीन है।
तो यहाँ का बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और मैग्नीशियम इनके बीच में आ जाएगा। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, जो इसकी संयोजकता है वो 2 होती है। तो मैग्नीशियम इससे भी बॉन्ड बनाएगा, मैग्नीशियम इससे भी बॉन्ड बनाएगा। तो ये बन गया CH3CH2MgBr, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये कार्बधात्विक यौगिक का एग्जाम्पल हो गया और ये एक फार्मूला टाइप का है। तो जो ये कार्बधात्विक यौगिक बना है इसको एक नाम भी देते हैं, और मतलब इस कार्बधात्विक यौगिक को। तो अभी नाम बताने से पहले आपको हम कार्बधात्विक यौगिक क्या होता है, कैसे आप पहचान करोगे वो बता दें। कार्बधात्विक यौगिक की पहचान ये होगी कि इसमें जो कार्बन होगा वो डायरेक्टली किसी मेटल से बॉन्डेड होगा, जुड़ा होगा, यानी बॉन्ड बनाया होगा। तो यहाँ पर देखो कार्बन मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बना रहा है, यानी मैग्नीशियम आपकी मेटल है और मेटल का डायरेक्ट किससे बॉन्ड है, कार्बन से। तो ये हो गया आर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, यानी कार्बधात्विक यौगिक। और ऐसे कार्बधात्विक यौगिक जिसमें मैग्नीशियम हो, हैलोजन हो और ऑर्गेनिक ग्रुप हो, यानी एल्किल ग्रुप हो, उसको एक नाम भी देते हैं। तो इस फार्मूले का नाम हो जाएगा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट कहते हैं इसको। क्या नाम देते हैं? ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक। बहुत ही वर्सटाइल कंपाउंड है, बहुत ही उपयोगी यौगिक है, और आगे की केमिस्ट्री में हम लोग सीखेंगे कि इससे हम बहुत सारे कंपाउंड को बना सकते हैं। ठीक है ना, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से। तो ये हो गया मैग्नीशियम मेटल, यानी मैग्नीशियम धातु से क्रिया। ये रिएक्शन आपको पढ़ लेनी है, बहुत काम की रिएक्शन है और इसके यूजेस अभी बताएंगे आपको। फिर दूसरी रिएक्शन आती है वुड्स रिएक्शन के नाम से ये रिएक्शन जानी जाती है, जो मैंने आपके सामने लिख रखा है। यहाँ पर क्या करना है कि एल्किल हैलाइड की अगर आप सोडियम से शुष्क ईथर में रिएक्शन कराएं, शुष्क ईथर यहाँ पर इसलिए लिया जा रहा है कि एल्किल हैलाइड वाटर में बहुत कम डिजॉल्व होता है, तो इसलिए शुष्क ईथर का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें बहुत आसानी से डिजॉल्व हो जाता है। और अगर वाटर हम ले भी लें तो भी समस्या है, जो कि सोडियम बहुत तेजी से वाटर से रिएक्ट करेगा, फिर इनसे नहीं करेगा। वही हाल मैग्नीशियम का है, अगर हीट करेंगे तो मैग्नीशियम भी वाटर से रिएक्ट कर जाएगा। तो इसीलिए सॉल्वेंट के रूप में इनका यूज किया जाता है। तो इनसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इनको आप कहीं रिएक्शन में जोड़ना या घटाना नहीं है, इससे आप चिंतित मत होइए। ये एक सॉल्वेंट की तरह यूज किए जाते हैं, एक मीडियम, एक माध्यम प्रदान करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आइए वुड्स रिएक्शन में, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें वुड्स रिएक्शन के दौरान 2 एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल, 2 एल्किल हैलाइड अणु सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेनली इस तरह से बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। तो 2 हैलोजन निकल रहे हैं, 2 सोडियम, तो यहाँ पर बन गया 2NaX, और ये एल्किल ग्रुप और ये एल्किल ग्रुप, इनका भी बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना के क्या बना देंगे? एल्कीन। ये क्या बन गया? एल्कीन। ओके। तो इस वुड्स रिएक्शन में क्या बनता है? एल्केन बनती है। ठीक है ना। मैक्सिमम रिएक्शन इसकी जो पूछी जाती है उसमें कहीं से भी ये नहीं लिखा होगा कि आप 2 मॉलिक्यूल लेकर रिएक्शन कराइए। ठीक है, आपको अपने मन से सोचना होगा। जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन दिया गया कि क्या होता है जब मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम से कराई जाती है। तो यहाँ कहीं ये कहा गया कि 2 मॉलिक्यूल्स आप ले लीजिए? नहीं, ये आपको जब ये कॉम्बिनेशन मिल जाए आपको कि एल्किल हैलाइड हो और सोडियम हो और ईथर हो, तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये वुड्स रिएक्शन है, इसमें हमको 2 मोल्स लेके स्टार्ट करने हैं। जैसे यहाँ पर एक ही मोल्स लेना आपको, एक मॉलिक्यूल आपने एल्किल हैलाइड का लिया, मैग्नीशियम से रिएक्शन कराया, कोई समस्या नहीं। यहाँ पर मैक्सिमम मिस्टेक जो यही हो जाती है, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स आप नहीं समझते हैं। मान लीजिए आप आइडिया लगा रहे हैं अगर उससे कि उसमें रिएक्शन में कह रहा है कि क्या होता है जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, तो आपने एल्किल हैलाइड लिखा, सोडियम लिखा, बनेगा नहीं आपका फिर। तो इसमें आपको ये बहुत ध्यान रखना जरूरी है वुड्स रिएक्शन के लिए कि 2 मोल्स आप लेकर शुरुआत करें। तो चाहे आप इसी रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते थे, 2RX + 2Na गिव्स आउट RR + 2NaX। बात वही है, लेकिन यहाँ मैंने समझाने के लिए लिख दिया कि हाँ इस तरह से एक बॉन्ड इसका ब्रेक हुआ, एक बॉन्ड इसका ब्रेक हुआ, 2X यानी 2 हैलोजन एटम्स जनरेट हुए जो सोडियम के साथ तुरंत रिएक्ट करके 2NaX दे देंगे,
और एल्किल ग्रुप दोनों आपस में जुड़ करके एक स्टेबल कंपाउंड एल्केन बना देंगे। तो ये है वुड्स रिएक्शन। तो ये एक फार्मूले टाइप का लिखा हुआ रिएक्शन है। अब आप एल्किल ग्रुप चेंज करते रहिए और यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आप क्या बना सकते हैं, एल्केन्स बना सकते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, यहाँ पर एल्किल ग्रुप के प्लेस पर हमने ले लिया CH3, CH3X हेलोजन के प्लेस पर ले लिया Cl। तो रिएक्शन कराएंगे बिल्कुल एज इट इज, जैसे यहाँ पर हुई वैसे यहाँ भी हो जाएगी। 2NaCl बाहर हो गया और आपका बन गया ये एथेन। ऐसे ही आप चाहो तो यहाँ पर एथिल ग्रुप ले लो, एथिल ग्रुप ले लोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ब्यूटेन मिल जाएगा, क्योंकि एथिल इधर भी होगा एथिल इधर भी होगा, ठीक ना, ये एथिल ग्रुप। तो अगर इसको यूज करते हो आप तो यही चीज 2 बार हो जाएगी, मतलब जैसे यहाँ पर है मेथिल मेथिल, तो इधर भी एथिल और एथिल। तो नॉर्मली इसमें ऐसा नहीं करते हैं वुड्स रिएक्शन में कि एक एल्केन मॉलिक्यूल दूसरा हो, सॉरी एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल और दूसरा एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल दूसरा हो। 2 डिफरेंट टाइप के यूज नहीं करते इसमें, नहीं तो हमको क्या मिलेगा, जैसे हम 2 डिफरेंट टाइप का यूज कर लेंगे। सपोज करिए आपके मन में आ रहा होगा कि मान लीजिए हम रिएक्शन कराएं वुड्स रिएक्शन में, एक मॉलिक्यूल ले लें CH3Cl और इसकी सोडियम से रिएक्शन कराएं। अब इसको थोड़ा सा ऐसे प्रैक्टिकली सोचिए, मान लीजिए ये वेसल है, इसमें ड्राई ईथर आपने रखा हुआ है और इसी में आप क्या डाल रहे हैं, मेथिल क्लोराइड। इसी में आप क्या मिक्स कर रहे हैं, एथिल क्लोराइड, ये मिक्स कर दिया और इसी में आपने मैग्नीशियम मिक्स कर दिया, सॉरी मैग्नीशियम नहीं, सोडियम, ठीक है ना। तो आप ये मत सोचिए कि सिर्फ इनका रिएक्शन होगा, Cl निकल जाएंगे सोडियम के साथ, ऐसा मतलब ऐसा सोच रहे होंगे। तो इस तरह से पॉसिबिलिटीज केवल एक यही नहीं है, जैसे आपने सोचा कि एक मॉलिक्यूल इसका हो गया, 2 सोडियम का हम लिख देते हैं और दूसरा हो जाएगा CH2 CH3 ये, और यहाँ से निकल गया, यहाँ से बाउंड ब्रेक हो गया इतना, 2NaCl बाहर हो गया, CH3 किसके साथ जुड़ जाएगा, CH2 CH3 के साथ, CH3 इधर आपका CH2 हो जाएगा, ओके। तो प्रोपेन बन गया। तो आप केवल इतना सोच रहे हैं तो ये सोचना आपका गलत है पूरी तरह से, ठीक ना। हाँ, ये एक प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन इसमें और भी प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। कैसे, आपने इन सबको इसमें डिसॉल्व किया, मतलब इसमें डाल दिया है रिएक्शन करने के लिए। तो ये एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ये भी है, सोडियम भी इसी में है। इस बात की क्या गारंटी है कि केवल सोडियम इससे और इंटरेक्ट करेगा, इस बात की भी पूरी संभावना है कि इसके ही 2 मॉलिक्यूल सोडियम के साथ इंटरेक्ट कर जाएं, रिएक्ट कर जाएं। तो अगर इसके 2 मॉलिक्यूल्स सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपका प्रोडक्ट होगा CH3CH3, और जितनी संभावना इसकी है फिर यहां भी है संभावना कि हो सकता है इसी के 2 मॉलिक्यूल्स सोडियम के साथ रिएक्ट कर जाएं, तो आपको मिल जाएगा CH3CH2 CH2CH3, ये मिल जाएगा, ये ब्यूटेन हो गया। और एक तीसरा प्रोडक्ट आपका हमने बना ही दिया था जो पहले आप सबसे सोच रहे थे। तो यहाँ पर अगर आप 2 डिफरेंट टाइप के, 2 अलग अलग प्रकार के एल्किल हैलाइड लोगे तो आपको 3 तरह के प्रोडक्ट मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो एक मिक्सचर मिलेगा। इसलिए नॉर्मली इस मेथड का इस्तेमाल सिमेट्रिकल यानी सममित एल्केन बनाने के लिए किया जाता है, कि जहां पर दोनों एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल यानी एक जैसा ही एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल इसमें यूज किया जाता है। नहीं तो हमको मिक्सचर मिलेगा, फिर उनको सेपरेट करने में समस्या होगी, अलग अलग करने में। तो ये था वुड्स रिएक्शन। ऊपर आपका हो गया ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन हो गई, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के फॉर्मेशन वाली रिएक्शन हो गई, मतलब एल्किल हैलाइड को मैग्नीशियम से रिएक्शन। चलिए अब आपको अगला रिएक्शन शुरू करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अपक्रिया। तो बच्चों अब इसके बाद है विलोपन अपक्रिया, जो तीसरी रिएक्शन थी आपकी। आपको बताया था शुरुआत में कि 3 टाइप की रिएक्शन है। एक है प्रतिस्थापन अपक्रिया, जिसको हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन भी बोल सकते हैं, और दूसरा था धातु अपक्रिया जो भी पढ़ाई आपको। तीसरी आपकी है ये विलोपन अपक्रिया, ओके। तो विलोपन अपक्रिया को एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं इंग्लिश में। विलोपन का मतलब होता है गायब हो जाना, विलुप्त हो जाना, उसी से मिलता जुलता ये वर्ड है। और इसमें आप वही चीज देखेंगे कि ये आपका एल्किल हैलाइड
यानी हेलो एल्केन है, जिसका नाम भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैंने कॉमन फॉर्म नहीं यूज किया है। तो ये है क्लोरोएथेन या एथिल क्लोराइड आप कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। अब इसमें से क्या होगा कि जब हम इसको एल्कोहलिक NaOH या इसके प्लेस पर आप और क्या ले सकते हैं, आप चाहे तो एल्कोहलिक KOH ले लो, एल्कोहलिक KOH, यानी दोनों रिएजेंट लिखे हो, दोनों का फंक्शन, दोनों का काम एक ही है, यहां से विलोपन करवाना, ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ पर एल्कोहलिक NaOH लेकर चलते हैं। तो क्या होगा, एल्कोहलिक NaOH से रिएक्शन कराने पर यहां से क्लोरीन निकल जाएगा, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है क्लोरीन, और उसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगी। इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगी। जैसे इसको हम ऐसे दिखाते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा, यहां से ऐसे। तो यहां से क्लोरीन और यहां से एक हाइड्रोजन, तो मैंने इस पर निशान लगाया, ऐसा कुछ नहीं है, आप यहां निकाल दो, यहां निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो होगा क्या, कार्बन की एक बैलेंसी, एक संयोजकता यहां से फ्री हो रही है, और इस कार्बन की ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, एक संयोजकता यहां से फ्री हो रही है, दोनों आपस में मिलकर एक डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे। तो प्रोडक्ट आपका हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओके, यानी एल्कीन बन जाएगा। तो ध्यान रखिए बच्चों कि जब भी विलोपन अभिक्रिया होगी तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड और मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज्यादा संभावना एल्कीन की होती है, तो एल्कीन बनता है। और खास करके जब आपका एल्किल हैलाइड है, मोनोहेलो एल्केन है और विलोपन हो रहा है, तो यही बनेगा, एल्कीन ही बन सकता है, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन से आपका एल्कीन बन गया। आप इसमें देख रहे होंगे कि इस कंपाउंड से, इस अणु से Cl का विलोपन हो गया और हाइड्रोजन का विलोपन हो गया। इसको एक नाम भी दिया सकता है, विहाइड्रोहेलोजिनेशन। विहाइड्रोहेलोजिनेशन इंग्लिश में बोलेंगे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डी मीन्स बाहर निकल जाना, आउट हो जाना, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, एंड हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन का। तो किसका किसका बाहर निकलना, हाइड्रोजन का और हेलोजन का, तो नाम पड़ जाता है इसका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ओके। तो ये रिएक्शन हो गई विलोपन अपक्रिया के अंतर्गत। अब मान लीजिए मैंने दूसरा एग्जांपल एक ले लिया, तो अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं बच्चों, समझते हैं इसको फिर से। तो ये है आपका एक कंपाउंड, ये भी हेलो एल्केन की ही कैटेगरी में आएगा, मोनो हेलो एल्केन है, क्योंकि इसमें भी एक ही हेलोजन एटम मैंने लिख रखा है, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं क्या होगा। तो इसकी रिएक्शन मान लीजिए हम यहाँ पर KOH से कराते हैं, तो आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, और ये भी एक लिखने का तरीका होता है, एल्कोहलिक NaOH, तो NaOH के प्लेस पर हम KOH भी ले सकते हैं, और एल्कोहलिक को ऐसे ना लिख करके हम एल्कोहल लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। दोनों तरीके होते हैं, चाहे जैसे लिखा हो, आपको काम वही करना है, यानी विलोपन अपक्रिया करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विलोपन कैसे होगा, ब्रोमीन इस कार्बन से लगी है, तो जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ी है उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन। ये भी एक तरह का नोटेशन होता है, यूज किया जाता है। और इसके जस्ट बगल वाली जो कार्बन है उसको हम बोलेंगे बीटा कार्बन। तो इसके बगल ये भी है, इसके बगल ये भी है, तो ये भी बीटा कार्बन हो गया, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि हेलोजन निकलेगी और हाइड्रोजन निकलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि इसके बगल में दोनों बीटा कार्बन, यानी यहाँ भी है, यहाँ भी बगल वाला कार्बन है। यहाँ ऐसी सिचुएशन नहीं थी, यहाँ पर ये क्लोरीन इससे जुड़ा हुआ है और इसके जस्ट बगल एक ही कार्बन है, तो यहीं से निकलना हाइड्रोजन, इसमें फिक्स है। यहाँ पर 2 चांस हैं, 2 चॉइस है। तो कहाँ से निकलेगा, तो इसके लिए एक सैडजफ रूल दिया गया था। उन्होंने बोला था सैडजफ ने कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हाइड्रोजन के नंबर कम ज़्यादा हों, जो बगल वाला कार्बन है, तो आप हाइड्रोजन का एलिमिनेशन यानी हाइड्रोजन का विलोपन उस निकटवर्ती कार्बन से होगा जहां पर हाइड्रोजन का नंबर सबसे कम होगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर इसके निकटवर्ती ये 2 हैं, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर संख्या कम है हाइड्रोजन की, तो यहीं से निकलेगा। यही बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ 2 है, तो यहाँ से आप निकाल दीजिए। तो जब यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाएगा और यहाँ से ब्रोमीन निकल जाएगा, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ना कि यहाँ पर होगा, ठीक है ना, यहाँ पर होगा। तो ये मैंने बना दिया है। प्लस आप वही लिख सकते हैं, K के साथ Br जाएगा, यानी KBr हो गया, प्लस H2O हो जाएगा, ओके। इसको हम एक नाम और भी देते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन।
अल्फा बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि यहाँ पर अल्फा कार्बन से ब्रोमीन निकल रहा है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है, तो इसको एक नाम और दे दिया जाएगा अल्फा बीटा एलिमिनेशन यानी विलोपन। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अल्फा बीटा एलिमिनेशन में। तो ये एक रिएक्शन हो गया। चलिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन का, और इसमें अब हम लेते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। चलिए ये ले लेते हैं। तो इस तरह के नोटेशन में यहाँ 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 सब जगह एक एक कार्बन है और हर एक कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर लगा दिया ब्रोमीन, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन बची। अब इस कार्बन के पास एक बॉन्ड इधर से, एक बॉन्ड इधर से, एक बॉन्ड, 3 बॉन्ड पूरे हो गए। अब बचा एक बॉन्ड, तो एक वैलेंसी किससे सेटिस्फाई मानी जाएगी? हाइड्रोजन से। मतलब यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, इसी तरह से यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। अगर यहाँ पर मान लीजिए हम CH3 लगा दें, तो यहाँ भी अब कितनी बची? एक हाइड्रोजन। ओके, तो इस तरह का जब नोटेशन, इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन, तो यहाँ पर ना तो कार्बन को दिखाया जाता है ना ही हाइड्रोजन को। तो चलिए हम एक बार आपको दिखा तो दिए सब कुछ, लेकिन फिर से मिटा देते हैं। ठीक ना। यहाँ पर आप सपोज कर लीजिएगा जितनी हाइड्रोजन मैंने बनाई थी उतनी है। तो बैलेंसी कार्बन की 4 से कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 4 से कम है तो सपोज कर लीजिए वहां पर उतना हाइड्रोजन मौजूद है, ज्यादा होने नहीं चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इस तरह से। अब अगर हम इसका एल्कोहलिक केवेज, अब फिर से एक बार हम ऐसे लिख दें, एल्कोहलिक केवेज से रिएक्शन कराया हमने। ठीक है, तो क्या होगा? एलिमिनेशन होगा। यहाँ पर पता हो गया आपको। तो यहाँ से ब्रोमीन निकलेगा, क्योंकि ये ब्रोमीन इस कार्बन जुड़ा है तो ये अल्फा कार्बन है, और ये है बीटा कार्बन, ये वाला, और ये भी बीटा कार्बन है। तो इस अल्फा कार्बन के एडजेसेंट मैंने निकटवर्ती में 2 कार्बन है, एक ये और एक ये। तो फिर वही बात, कहाँ से निकलेगा? तो जैसे यहाँ आपने सेडजफ रूल के अकॉर्डिंग निकाला, वैसे यहाँ भी निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगी? जहाँ पर कम संख्या होगी, उस बीटा कार्बन से या उस निकटवर्ती कार्बन से जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे कम होती थी। यहाँ कम है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ से निकाल दीजिए। और प्रोडक्ट को आपको कैसे दिखाना है? ऐसे देखिए, यहां से ये निकाल दिया आपने और यहां से एक हाइड्रोजन ये निकल गई। तो जब यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगी तो एक बैलेंस इसकी फ्री, एक बैलेंस इसकी फ्री, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, और यहाँ जो चीज जुड़ी हुई है उसको आपको कुछ नहीं करना है, केवल हैलोजन को करना था। तो ये बन जाएगा प्लस KBr प्लस H2। तो इसकी कोई बहुत आवश्यकता नहीं है, तो ये आपका कंपाउंड बन गया। ठीक है ना। तो ऐसे आप और भी प्रैक्टिस कर लें एलिमिनेशन रिएक्शन की। यहाँ पर एक चीज आपको बता दें कि कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, वो केवज पर बस निगाह दौड़ाई, जो उस समय दिमाग में आया कर दिया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब एल्कोहलिक केवज दिया हो तो हमको विलोपन अपक्रिया करानी है। लेकिन अगर हमको ऐसे लिखा हो, एल्कोहलिक न बल्कि एक्वस, AQ लिखा हो, AQ एक्वस या डायलूट NaOH लिखा हो, तो इसका फंक्शन तुरंत ही बदल जाएगा। और ये रिएक्शन आपको प्रतिस्थापन में हम पढ़ा चुके हैं। तो ये बहुत चीज ध्यान से आपको देखनी है, बहुत सोच समझ के करना है कि अगर एक्वस लिखा है तो सिंपली यानी केवल Cl को हटाना है, OH को लगा देना है। लेकिन अगर एल्कोहलिक लिखा है तो आपको Cl को भी हटाना है, उसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन को भी हटाना है, जैसा अभी आपको बताया। तो ये था ओवरऑल आपका विलोपन अपक्रिया। तो बच्चों आपका तीनों रिएक्शंस फिनिश हो गया, समाप्त हो गया है। जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया थी जिसमें आपको 10 रिएक्शन पढ़ाई हमने, और फिर उसके बाद धातु से अपक्रिया, तीसरा आपका विलोपन अपक्रिया। ठीक है ना। तो ये फिनिश हो गया। अब अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, तो फिर आपको अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से और रिवीजन करते रहिएगा। ओके, थैंक यू।